जी। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, आगे बढ़ता है, तो एक होता है जड़त्व का नियम फिजिक्स में। तो हर चीज़ एक दूसरे का विरोध करती है। चाहे आप आगे बढ़ें या पीछे हटें, एनर्जी तो चाहिए। तो जब आप आगे बढ़ते तो आपके विरोधी भी होते होंगे। उन विरोधियों से क्या सीखे या क्या संदेश है उनके लिए? मैंने तो सीखा ही है। अच्छा। मुफ्त में अगर आपको आपकी कमी बताने वाले लोग मिल जाएं, क्योंकि विरोधी हमेशा आपका कमज़ोर पक्ष पकड़ता है, वह आपकी आपकी कमजोरियां पकड़ता है। वह आपकी मजबूती से तो डरेगा, लेकिन जो आप में कमजोरी होंगी वो उनको उजागर करेगा। तो सावधान हो जाओ उन चीज़ों से। अगर वो आपको लग रहा है कि वो इन चीज़ों का विरोध कर रहा है, तो उन चीज़ों पे अपने आप को संभाल लो। कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं। तो सकारात्मक भाव में तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विरोधियों को जवाब देने की ज़रूरत है। अच्छा, वो विरोधी भी सहयोगी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सहयोगी होते हैं। मैं तो उन्हें सहयोगी के रूप में ही मानता हूँ। भाई, अगर आपके जीवन में आलोचक नहीं होंगे तो आप आगे प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि वही चीज़ है ना जो आपको अंदर से जगाती है, नहीं तुझे करना है। इसलिए नहीं करना कि वो तेरी इच्छा है, हम्म। तुझे चाहिए। इसलिए करना है कि वो अब प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। अब वो सामाजिक न्याय का विषय बन गई है। सामाजिक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब समाज में पहुंच जाती तो फिर वो प्रतिष्ठा और मान सम्मान लग जाता है वहाँ पे। फिर इंसान क्या करता है, जैसे मैंने कहा ना कि पूर्व में भी हमारे क्रांतिकारी थे, आंदोलन किया, गांधी जी की प्रतिष्ठा पे बन गई थी बात, उन्हें वो चीज़ यहाँ अंदर ठेस कर गई। जब इंसान को कोई चीज़ अंदर चोट कर जाती है, फिर वो नहीं रुकता है, वो निकल पड़ता है, पागल हो जाता है, वैरागी हो जाता है। साम दाम दंड भेद जो अपनाना हो करता है वो, और अंततः उसे सफलता मिलती है। जो सकारात्मक मित्र हैं हमारे पास और एक नकारात्मक मित्र हैं, तो ये तो आपने नकारात्मक मित्र के लिए बोला है। ओशो ने सकारात्मक मित्र के लिए बोला है। उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है कि जो सकारात्मक मित्र हैं, वो जो नकारात्मक मित्र हैं उनसे हमेशा नीचे रहेंगे, क्योंकि वो आपकी कमियां नहीं बता पाएंगे। और जो कमियां ढंग से बताएंगे वो नकारात्मक मित्र ही बताएंगे। तो ठीक है, दोनों का होना सही है। हाँ देखिए, इसमें इसमें दो पहलू हैं। ओशो तो देखो, ओशो ने तो हर चीज़ पे एक अलग थ्योरी दी है, उनका एक अलग अपना विचार है। समाज में हालांकि जब हम वो चीज़ें लागू करेंगे तो उसके हमें लाभ भी मिलेंगे, लेकिन उन चीज़ों को लागू कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। जी। ठीक है। तो विचारों की जो क्रांति है उसमें ओशो का एक बड़ा योगदान है। मैं उनकी बात को मतलब नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में आप सही बताएं तो सही मायने में आप यही नहीं पता लगा पाओगे आज के समय में कि हमारा सच्चा मित्र कौन। क्योंकि आज जो होड़ है ना मित्रता की, आज परिभाषाएं बदल चुकी हैं, आज चीज़ें बदल चुकी हैं। आप किसी पे विश्वास करते हैं, आप उसको, लेकिन हाँ, एक ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, बच्चा हो सकता है, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, बड़ा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिस व्यक्ति से आप अपने अंदर की सब चीज़ें कह दो, जिसके सामने आप बिल्कुल शीशे की तरह हो जाओ। एक कोट भी कहते हैं, ज़िंदगी में एक ऐसा मित्र बनाओ जिसके सामने आप रो सकें। हाँ, मतलब ऐसा एक मित्र होना चाहिए, लेकिन वो मित्र कौन होगा, ये नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रो गए, उसने तो फिर आप जैसे ही रोए उसने तुरंत उठा के आपको पटक दिया वहीं। तो आजकल ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि आपने कोई कमजोरी अपनी रखी, उसने उस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए आप पर पलटवार कर दिया, तो ऐसा ज़्यादा होता है। लेकिन इन चीज़ों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रियलिटी है, आप दिए में अगर तेज है तो आप लाख वहाँ पर पंखा चला लीजिए, लाख आप आंधी तूफान चला दीजिए, वो चलेगा। इसमें तेज नहीं है, आप हल्की सी हवा में भी चल जाएगा। आप देखिए ना, आप देखिए गंगा आरती होती है, वहाँ कितनी तेज हवा चलती है गंगा के किनारे, लेकिन क्या गंगा की जब आरती की लौ होती है उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? उसमें तेज है, उसमें उसके उसके साथ इतना मसाला है कि उसकी मजबूती से दिए की जो बाती है वो मजबूती से जल रही है। तो आप पर कोई लाख प्रहार करे, आपको कोई लाख छल करे आपके साथ, लेकिन जब आप में खुद में सामर्थ्य है तो सारे प्रयास उसके निरर्थक हो जाएंगे। आज का जो युवा पीढ़ी है वो धन के पीछे ज़्यादा भाग रही है, और धन में वो कमाते समय ये नहीं देख रही कि हमसे क्या छूट रहा है
और क्या हमें पकड़ना चाहिए। तो जो बेरोजगारी की समस्या पिछले वर्षों की अपेक्षा भारत में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो जो बेरोजगारी है, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, परिवार जिम्मेदार हैं, परिवेश जिम्मेदार है, पर्यावरण जिम्मेदार है, या हम जिम्मेदार हैं स्वयं, या हमारे मित्र जिम्मेदार हैं। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो सीधी ये है कि बेरोजगारी है, धन का अभाव है। इससे निपटने के लिए हर प्रयास सरकारें कर रही हैं, हर प्रयास युवा कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो सॉल्व कैसे हो जाएगा? बेरोजगारी को लोग सरकारी नौकरी के आंकड़ों से देखते हैं। भाई बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो ये है कि सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिली। सरकारी नौकरी मिली वो रोजगार है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वो रोजगार नहीं है, या वो अपना व्यापार कर रहा है तो वो रोजगार नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमने एक चश्मा लगा लिया कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। हालांकि लोगों की सोच होनी चाहिए कि सरकारी तंत्र में जाएं। सरकारी तंत्र में जाने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें वहाँ पैसा कमाना है, वहाँ हम क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आज देश में अगर बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व करना है तो पहले देश में नीतियाँ सॉल्व करनी होंगी। मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा। हम क्यों एमबीए करा रहे हैं जब हम एमबीए करा के उसे नौकरी नहीं दे पा रहे? हम ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हैं जिसमें उसको ये लग रहा है वो अपने जीवन की सारी संपत्ति उसमें झोंक दे रहा है और उसके बाद उससे जब कुछ नहीं मिल रहा तो वो वही विरोध तो करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने बीएड किया, बीएलएड किया, बीटीसी किया, किस लिए? शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक पात्रता की भर्ती नहीं आ रही, टीचर्स की भर्ती नहीं आ रही, तो वो विरोध तो उसका लाजमी है क्योंकि उसने पढ़ाई उस चीज़ की करी है। भाई कोई अगर व्यक्ति उस क्षेत्र में पढ़ाई करा तो उसे उतना रोजगार दो। और अगर आप नहीं दे, स्किल मैपिंग करो ना। आप कहाँ गई वो संस्थाएं? आप थर्ड पार्टीज कराइए, स्किल मैपिंग कराइए। गांव में अगर 5 लोग कला में निपुण हैं तो उन्हें कला के क्षेत्र में भेजिए, 5 लोग अगर संगीत के क्षेत्र में तो उन्हें उधर भेजिए। इस एडमिशन लेने से पहले उसके अंदर कौशल पहचान करी जाए, कौशल के बाद उसकी करियर काउंसलिंग करके तब उसको शिक्षा दी जाए। ये हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। वहाँ व्यक्ति के कौशल के हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती थी, और जो एक नैतिक शिक्षा है वो सभी को दी जाती थी समान। लेकिन आज क्या है, आज जो मतलब आप समझ लीजिए सेना में जा रहा है वो भी बीए कर रहा है। ठीक है, जो टीचर बनना है वो भी बीए कर रहा है, जिसे नेतागिरी करनी है वो भी बीए कर रहा है। भाई सब एक ही जैसी कैसे कर सकते हैं? जिसे नेतागिरी करनी है उसे पहले पॉलिटिक्स पढ़ाओ, बचपन से उसे बताओ, नीतियाँ बताओ, क्या सुधार होने चाहिए वो बताओ। सेना में जाना है उसे शरीर से बलपूर्वक अच्छे से बलशाली होना चाहिए, ठीक है, शक्तिशाली होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। तो वही है ना कि हमें इंटर तक तो हमें यही पता नहीं है सभी के लिए समान है शिक्षा। उसके बाद हम चुनते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, और कुछ लोग तो चुन ही नहीं पाते तो वो उसी डर पे तुम क्या कर रहे हो, तो हम भी यही कर ले रहे हैं। चुन नहीं पाते तब तक चुन जाते हैं। ठीक है, तब तक चुन जाते हैं। मतलब देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है वो सरकार की तरफ से समस्या नहीं है, स्वयं की समस्या। ठीक है, वो हमारी स्वयं की समस्या है, हमने खुद से पैदा की है। एक घर में अगर 4 लोग हैं, चारों को सरकारी नौकरी चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इस पर कोई नियम कानून कोई पॉलिसी नहीं बन रही जिस पे बननी चाहिए थी। अभी मैं कुछ दिन पहले आंकड़े देख रहा था, 8 मिलियन शायद जनसंख्या क्रॉस हो गई है। आप ये समझिए भारत के लोग एक ही परंपरा है उनकी, वो ये नहीं देख रहे कि हमारे सनातनियों ने व्यवस्था क्यों बनाई। वहाँ ब्रह्मचर्य की भी तो वो थी, वहाँ संन्यास की भी तो व्यवस्था। कितने लोग संन्यास ले रहे हैं आज, आप बताइए। शादी करना जरूरी है, हमारे पूर्वजों ने कहा है शादी करना जरूरी, बच्चे करना जरूरी। पूर्वजों ने ये भी तो कहा कि संन्यास लेना जरूरी, संन्यास ले ले। किससे? किससे? ये पूरी भौतिक जितना जगत है इससे संन्यास लेना। लेकिन संन्यास भी लेना तो एसी के रूम में बैठेंगे, ठीक वो है, संन्यास। चरण पादुका होंगी, वहाँ सोने का सिंहासन लगा होगा, वो संन्यास है। वो संन्यास है। कौन सी परिभाषा है संन्यास की? संन्यास 2 शब्दों से लिखे होना, समधन्यास से, जहाँ पर सभी का धन समान हो जाए, स्वयं का धन समान हो जाए, वो संन्यास। लेकिन अब संन्यास का मतलब ये है कि जो जनता का धन है वो मेरे न्यास में आ जाए, मेरी बैंक में आ जाए, मेरी बैंक में आ जाए, मेरे ट्रस्ट में आ जाए, मेरी संस्था में आ जाए। एक ही चीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे अगर बात करेंगे तो विरोध ज़्यादा होगा, सहयोग कम करेंगे लोग, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है, आप पर एफआईआर हो जाएंगी, आप पे आरोप लगने लगेंगे, हाय हाय मुर्दाबाद के पुतले जलने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए
जो जानता है वो खामोश है, क्योंकि वो बेचारा अपना दिवालिया को निकलवाए। ठीक है, क्योंकि वो जानता है भगत सिंह बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। जिस समाज में जो जैसे ही 18 प्लस होते हैं, उस वैवाहिक जीवन की एक शुरुआत होती है, तो उसमें समाज, पड़ोस, रिश्तेदार, माँ बाप सब कहते हैं कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। शादी करना है ज़रूरी या नहीं है ज़रूरी? इसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या है? देखिए, शादी करना, मैंने कहा ना, पितृसत्ता को अगर आगे बढ़ाना है तो विवाह जरूरी है। विवाह के बाद संतान आएगी, संतान आएगी तो वो हमारी सत्ता को आगे बढ़ाएगी, उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तो विवाह तो इसीलिए है, जहाँ तक मेरा विचार है। अब लोग विवाह को किस लिए, लोग सोचते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे में साथ देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा। अगर ऐसा होता तो क्या वृद्धाश्रम खुले होते? आप बताओ, कितने वृद्धाश्रम ये माँ बाप हैं, ये किसके हैं? हमारे समाज के हैं, हमारे हैं। तो ये जो समाज है, क्यों हम आगे की ओर देखते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति था, एक युवा था, उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पत्नी आई, माँ बाप हैं घर में, पत्नी आई, पत्नी आने के बाद बच्चा हुआ। उसको बच्चे की ज़रूरतें दिख रही हैं, उसे पत्नी की ज़रूरतें दिख रही हैं, लेकिन उसे माता पिता की ज़रूरतें नहीं दिख रही। क्यों? माता पिता का क्या है, माता पिता का जीवन अब ढलान पे। वो क्या है, आयु वर्ग उनका कम हो रहा है, जितना जीवन बचा है वो यौवन की तरफ है। ठीक है, तो हम उसके निर्माण में लग जाते हैं। जो हमने बनाया, जो हमारा बना हुआ है, हम उसको संजोकर नहीं रख पा रहे, नहीं, जबकि दोनों को देखना चाहिए, दोनों को संजोना चाहिए, जैसी जिसकी आवश्यकता वैसे उसके लिए। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पत्नी की ज़रूरतों को पूरा किया, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा किया, और क्या हुआ, ऐसी कहा ना, तीसरी पीढ़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, ऐसी ही बनती है। मानसिक तनाव फिर बढ़ते हैं और बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। मानसिक तनाव तो भावनाओं की उपज है, जहाँ पर भावनाएं होंगी वहाँ मानसिक तनाव होगा। जहाँ हम प्रोफेशनल हो जाएंगे वहाँ मानसिक तनाव नहीं होगा। भारत के अंदर मानसिक तनाव के जो सबसे ज़्यादा आंकड़े पाए जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोग आस्थावान हैं, यहाँ लोग दिल से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, आहत होते हैं, उनकी उम्मीदें टूटती हैं, भावनाएं आहत होती हैं, तो मानसिक तनाव नॉर्मल सी बात है। लेकिन ब्रेकअप से पहले सबको ये लगता है मेरी वाली ऐसी नहीं है या मेरा वाला ऐसा नहीं। ब्रेकअप का तो ये सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रेम निर्माण का विषय है, प्रेम वह है जो निर्माण करे। और आजकल प्रेम कैसा हो गया है, वासनाओं का विषय। आजकल प्रेम निर्माण तो नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्रेम वह है कि जो आप अपने सामने वाले पार्टनर को कुछ बना सको। ठीक है, उसे कहा ना कि किसी, चाहे गुरु का प्रेम हो, अब देखा ना आपको, माँ का प्रेम बच्चे से क्यों है, हर किसी बच्चे को माँ से प्रेम क्यों है? क्या किसी ने कागज़ पे लिख के दिया? क्या माँ ने कभी प्रपोज किया बच्चे को प्रेम के लिए? प्रेम तो वही है ना। तो प्रेम क्यों है? क्योंकि उसने उसके निर्माण में अपना त्याग किया है, इसलिए वो भाव है। जब आप त्याग करोगे आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने वाले को खुद दिखेगा कि हाँ ये मेरे लिए त्याग कर रहा है, तो वो आपके लिए समर्पित हो जाएगा। भाई संतान यदि माँ के प्रति, आपने देखा होगा पिता और माँ दो लोग हैं, कोई भी संतान अपनी माँ के प्रति ज़्यादा समर्पित होती है। कारण, क्योंकि माँ ने अपना जीवन संकट में डाल के, अपने प्राणों को संकट में डाल के आपको जन्म दिया आपके निर्माण के लिए। तो क्या प्रेम में कोई ऐसा कर रहा है? फिर एक तरफा प्यार बन जाता है, नाम देते हैं एक तरफा प्यार। अब वो परिभाषाएं अलग हैं, प्यार की अपनी अपनी परिभाषाएं। एक तरफा प्यार है, एक तरफा। देखिए, प्रेम जो विषय है वो ये है कि आप सामने वाले को अपनी अपनी जो विचारधारा है, ठीक है, समाज में आज अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं। आज कहेंगे तो प्रेम तो है ही नहीं। ठीक है, सब थोड़े टाइम के लिए लोग संपर्क में आते हैं, फिर उसके बाद जाना ही है, मिलन है और जुदाई है। तो कहने का मतलब यही है कि आज जो प्रेम बचा है वो कुछ समय के लिए है। ठीक है, उसकी आयु बहुत लंबी नहीं है, और प्रेम की आयु लंबी हो भी नहीं सकती। कारण ये है कि जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ लोग डूबेंगे, वहाँ लोग डूबेंगे, और जहाँ डूबेंगे तो वहाँ आयु तो स्वाभाविक है कि लंबे समय तक नहीं रहेगी। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि बुजुर्ग थे, आप वीडियो देखते होंगे, बुजुर्ग बुढ़ापा आया और वो आपस में एक दूसरे की लाठी का सहारा बन गए हैं, तो उस व्यक्ति ने जब वो जवान रहे होंगे तब उसे अवसर नहीं मिला होगा प्रेम निभाने का, तब वो बुढ़ापे में निभा रहा है। अगर वो
बचपन से लेके शादी से लेके बुढ़ापे तक निभा रहा है, तो आप ऐसा कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए मुझे। लंबी समस्या है। लंबी समस्या, आप नहीं रह सकते, बताइए। आपका कोई एक ऐसा मित्र है जो आपके बचपन से लेके आज तक हो और आपके विचार उसके लिए वैसे ही रहे हों, आप नहीं परिवर्तित होंगे, वो परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम परिवर्तन है या प्रेम पैसा है? अब वो मैंने कहा ना कि अलग अलग समय में अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग विचारधाराएं हैं। व्यापार जगत में जो क्रांतियाँ आ रही हैं, सरकारी नौकरी में कम पैसा है, व्यापार जगत में ज़्यादा पैसा है, फिर भी भारत के जो युवा वर्ग हैं वो व्यापार की तरफ नहीं जा रहे हैं, स्किल की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सरकारी ठप्पे की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं ना, 1000 वर्ष जो हम पे गुलामी का हंटर चला है, तो मानसिकता आज भी गुलामों वाली है। भाई एक व्यक्ति को अगर आप 1000 वर्ष तक बंद कमरे में रखो, उसे बाहर भेजो, तो वो फिर कमरा बंद खोल के अंदर ही आ जाएगा, कहेगा यार नहीं मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समाज में हमने क्या किया, जो ढर्रा चला आ रहा था उसी को आप फॉलो किया, उसी को आगे निकल गए। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सब भारत की तरफ देखते हैं, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वहाँ से कुछ भी फ़ायदा बेनिफिट लेना हो, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, सब भारत की तरफ देखते हैं और ले भी रहे हैं। क्या भारत ऐसे रूप में नहीं उभर सकता कि जो अन्य देशों पर राज करे, अन्य देशों पर अपने बिजनेस टाइकून्स बन जाए? अब देखिए ना, विवेक बिंद्रा जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत थी बड़ा बिजनेस बनाने की? भाई वो तो अपने आप में उनका विकास हो गया, अपने आप एक मालिक बन जाते। उन्होंने कहा कि हर मिडिल क्लास का बच्चा जो बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकता, उसे मुझे जीरो से लेकर ऐसे लेवल पे खड़ा कर देना है कि जहाँ से लोग उसे देख पाएँ। और उन्होंने ऐसे हजारों उदाहरण पेश किए। ठीक है, कभी आप सोच सकते हो कि कार को धोने वाला करोड़पति बन सकता है? उन्होंने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी दे दी कि कार धोने का उन्होंने पूरे भारत के अंदर फ्रेंचाइजी बना दी उसने। ठीक है, क्या आपको लगता है कभी कि हमारा चाय का जो बिजनेस है ये विदेशों तक जाएगा? प्रफुल्ल बिल्लोरे, अनुभव दुबे, चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला कितना नाम रोशन कर रहे हैं। MBA चाय वाली, हाँ MBA चाय वाली, अब तो बरेली चाय वाली आ गई है। अच्छा, मैंने देखा था हमारे यहाँ बरेली में भी, रजनी नाम है उनका। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सुधार हो रहा है और यूथ जाग रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम जो हमें वास्तविकता पता चली, हालांकि उस समय में लोगों का ये कहना था कि नौकरी होनी चाहिए, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सम व्यवस्था में हर चीज़ होनी चाहिए ना। एक ही तरफ व्यवस्था, अगर मान लीजिए कि अगर आप एक ही पहलू पे चले जाएंगे तो फिर दूसरा पहलू खाली रह जाएगा ना। तो लोगों ने नौकरी पे, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता कम है तो नौकरी में जाएंगे, क्योंकि नौकरी में रिस्क नहीं है ज़्यादा, बंधी हुई नौकरी आएगी। हाँ, आराम से पैसा आना है। अध्यात्म जगत और भौतिक जगत में जो खोजें होती हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। अध्यात्म जगत की जो वेद वाक्य लिख गए वो अटल हैं। वर्तमान समय में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट ही होते हैं, वो अध्यात्म को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और भौतिक यानी कि साइंस को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप साइंटिस्ट हैं, आपने खोज की है, मैं आध्यात्मिक जगत से हूँ और हम लगे जा रहे हैं बहस पे बहस करने से अच्छा ये नहीं हो सकता है कि तुम मेरा अध्यात्म पढ़ लो, मैं तुम्हारी साइंस पढ़ लूँ। कहाँ तक ये दृष्टिकोण हमारे जो युवा हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में ठीक ढंग से लाना चाहिए? देखिए, अध्यात्म और साइंस दोनों का जो मुख्य मूल बिंदु है वो है खोज करना, ठीक है, सर्च करना। तो यदि मैंने कहा ना कि अगर कोई विषय ऐसा है जो सभी को एकजुट होकर उस पर काम करना चाहिए, वही चीज़ जोड़ सकती है। राष्ट्र बनाना है तो सभी जातियां एक हो सकती हैं। अगर आप ये कहो कि राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें अपना घर बनाना है, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को इसलिए एक नहीं कर दिया कि वो
अपनी पार्टी बनाना चाह रहे थे, पार्टी बनाते कभी एक नहीं कर पाते, उन्होंने राष्ट्र बनाने की बात कही थी, तब वो रियासतें एक हुई थी कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्तंभ साबित होगा। विदेशी लोग राष्ट्र को एक सीमाबद्ध रेखा के रूप में दायरे में लेते हैं, जबकि वो यानी भौतिक संपदा के रूप में राष्ट्र को जानते हैं, जबकि हमारा जो भारत है वो राष्ट्र के लिए एक जीवंत संपदा मानते हैं। उनके लिए एक जो लाइनें खिंची हुई हैं वो राष्ट्र है। हमारे यहाँ ये एक जीवंत संपदा को राष्ट्र कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे अध्यात्म जगत से आया है और ये कॉन्सेप्ट उनका, पश्चिम वालों का, साइंस की जगत से आया है, विज्ञान के जगत से आया है। अगर जो पश्चिम है वो पूरब को पढ़े और पूरब पश्चिम को पढ़े तो जो विश्व में आज जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उनका समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप एक बार बताइए, योग गुरु बाबा रामदेव जी ने योग को बढ़ावा दिया, तो आप बताइए क्या भारत के लोगों को फ़ायदा हुआ? 191 देश को, सभी को फ़ायदा हुआ ना, सभी फॉलो कर रहे हैं। हर जगह तो बाबा रामदेव जी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान से, उस खोज से सभी को लाभ मिला। वो विज्ञान के लिए ठीक है, अमेरिका ने कोई मिसाइल बनाई तो वो उसे ही बेचेगा जो उसे धन देगा, उससे भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो भौतिक यहीं पर फेल है, अध्यात्म यहीं पर सफल है। अध्यात्म को अगर हम देखें तो क्यों वो आध्यात्मिक जो जगत है तो वो सनातन की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी वसुधा हमारा क्या परिवार है। लेकिन वो लोग क्या है, परिवार को उन्होंने कहाँ कर दिया, एक कि आपके 4 लोग हैं, 4 भाई बहन हैं, मिला के एक परिवार को, मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। यही उन्होंने थ्योरी दी है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो एक इंजीनियर का जो वर्ग है, जो इंजीनियर बनते हैं, बीटेक एमटेक करते हैं, वो थोड़ा सा अगर अध्यात्म की ओर झुकाव कर लें तो कुछ पहलू और अच्छे समझ लेंगे। क्योंकि देखो, जो चीज़ें लिमिटेड हैं उन्हें लिमिटेड ना करके अनलिमिटेड बना दिया जाए तो और सुधार हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि भारत के अंदर अध्यात्म को एक अलग दृष्टि से देखा गया। अगर हम वही कह रहे हैं ना कि अध्यात्म कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा हमें ज़िंदगी में एक पूरा इसका चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, प्रकृति हितैषी मतलब हमारा विकास हो। अभी जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक तापन जिसे बोलते हैं, जिसे हम एक देहात की भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी जल रही है, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस पे हर वर्ष विश्व के तमाम महान वैज्ञानिक इस पे बैठ के चर्चा करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं कि हम ये संधि कर रहे हैं, इसके तहत हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे और पृथ्वी को बचाएंगे। सेव ट्री सेव अर्थ करके हर बार नया सम्मेलन लागू करके सिग्नेचर चलते जाते हैं। वास्तव में ये चीज़ पृथ्वी पर उतर रही है। देखिए क्या है ना, वास्तविकता तो ये है कि हमने सिर्फ किसी भी योजना या किसी उसको ये देखा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने सिर्फ उसको इसलिए देखा कि हाँ सरकार एक बार पेड़ लगा गई। सरकार का काम सिर्फ उस चीज़ पर, अगर सरकार विचार भी कर रही है तो ये बड़ी बात है। पुरानी सरकारों ने तो इस पर विचार भी नहीं किया। जैसे आज देख लीजिए, मैं गंगा के विषय पे थोड़ा सा बात करूंगा कि गंगा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। गंगा के विषय में जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ सभी वर्ग होगा, युवा वर्ग होगा, विशेष रूप से युवा वर्ग है। तो गंगा के ही विषय को लेकर या जो और हैं, विशेष रूप से जो आपसे सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं, आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं युवाओं के, वो कौन से हो? देखिए क्या है ना, युवाओं को जो सही मतलब सही उन्हें जानकारी है वो नहीं मिल पा रही। सबसे पहली चीज़ तो ये है, वो ये जान ही नहीं पा रहा कि गंगा विषय क्या है, ठीक है। किस हिंदुओं ने कहा कि गंगा हमारी माँ है, ठीक है, हमारा इस पे अधिकार है। लोगों को गंगा का वैज्ञानिक जो महत्व है वो बताया ही नहीं गया। तो मुस्लिमों ने सोच लिया कि नहीं गंगा हमारी, भाई जब ये हिंदुओं की है तो हमारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो एक अलग क्रॉस पॉलिसी है ना। जो जिस चीज़ को हिंदू अपना लेंगे उसे मुस्लिम नहीं अपनाएगा, जैसे मुस्लिम अपना लेंगे उसे हिंदू नहीं अपनाएगा, ठीक है। और जैसे हिंदू ने अपनाया मुस्लिम उसी का कटाक्ष करता है।
और यही टकराव का कारण है। चाहे गंगा हो, गाय हो, ठीक है, ये सब इसीलिए विषय बने हुए हैं। इन इन चीज़ों का हमें वैज्ञानिक महत्व नहीं पता है। मैंने कहा ना कि जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत कुशल वैज्ञानिक थे, उनके पास बहुत अच्छी रिसर्च थी, ठीक है, उनसे बेस्ट रिसर्च आज के वैज्ञानिक नहीं दे सकते। उन्होंने इतने वर्ष पहले वो जानते थे कि भारत के लोग ये जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अपने स्वार्थ के लिए इनका क्या करेंगे, इन्हें नष्ट कर देंगे, इन्हें दोहन कर देंगे। इसीलिए उन्होंने जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उसे किससे जोड़ दिया, हमारी भावनाओं से जोड़ दिया। उन्होंने गंगा को माँ कहा, गाय को माँ कहा, धरती को माँ कहा। ये कहीं से आकाश को आया पिता थोड़ी, कहा। आकाश को पिता कहा। इसलिए कहा क्योंकि ये सब हमारे लिए जरूरी थी। जब हमारे हमारे मन में इनके लिए माँ का भाव होगा तो हम इनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आज जब समाज, मैं कह रहा हूँ ना कि समाज जब अपनी सगी माँ को, जिसने आपको जन्म दिया, उसे अनाथ आश्रम, उसे वृद्धाश्रम में आप छोड़ सकते हो, तो फिर गंगा, गाय और ये तो कोई विषय नहीं रह गया। धरती माता का, भारत माता का कोई विषय ही नहीं है। इंसान इतना नीच हो सकता है। तो आज के समाज में अगर हम बात करें कि गंगा के लिए काम करना है, पर्यावरण के लिए काम करना है, तो पर्यावरण के लिए आप बताइए ना कि कौन दोषी है। सरकार दोषी है। सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, हम सब भी दोषी हैं। और हम सब के साथ साथ एक ऐसा समाज जिसने समाज को बरसों तक अंधेरे में रखा, ठीक है। हम तो अज्ञानी थे, हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको तो ज्ञान था, आप तो सही तरीके से समझाते। क्यों गुमराह किया गया? तो ये जो चीज़ें हैं, आज का युवा वर्ग जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। मैं तो जब भी जाता हूँ तो मैं वैज्ञानिक तथ्य रखता हूँ, ना हिंदू रखता हूँ ना मुस्लिम रखता हूँ। जब भी कहीं जाता हूँ गंगा के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ। जितने भी कैंपेन होते हैं मैं उनमें गांव-गांव जाता हूँ, यूथ को जोड़ा है। और मेरे साथ मुस्लिम भी जुड़े हैं, सिख भी जुड़े हैं, ईसाई भी जुड़े हैं और हिंदू भी जुड़े हैं। सभी लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुस्लिम बच्चे भी उतने ही उत्साह के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि गंगा हमारे लिए धर्म का विषय नहीं है, आस्था का विषय नहीं है। गंगा हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व है। गंगा का जल, हमें वैश्विक संकट जब आएगा जल का, तब हमें इस जल का फायदा मिलेगा। पता लगे। और आ ही गया, अब क्या बचा, 2050 तक पानी की समाप्ति की घोषणा समाप्ति कर चुके हैं वैज्ञानिक। कट कर दियो महाराज।